बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ अंदलस। आज हम आपको बताएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रैकडाउन में शिद्दत आने पर विश्व वीज़े पर मुकीम अफराद को ट्रैवल एजेंट्स ने खबरदार कर दिया है। ट्रैवल एजेंट्स ने दावा किया है कि दुबई के हकाम ने अमारात में विश्व वीज़े पर काम करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। इसकी वजह से मुल्क में ज़्यादा काम करने वाले लोगों की तादाद में नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। क्रैकडाउन एमनेस्टी स्कीम के खात्मे के बाद से शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत अपने वीज़ों से ज़ायद काम करने वाले या तो अपनी हैसियत को कानूनी बना सकते हैं या इन्हें जुर्माने के सामने करने पड़ेंगे। कई ऐसे नहीं तो इनको अपने आबाई मुल्क जो है वापस भेज दिया जाएगा। सितंबर से दिसंबर 2024 तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम ने हज़ारों लोगों को अपने वीज़े के मसाइल हल करने में मदद की। ताहम एमनेस्टी स्कीम के खात्मे के बाद हकाम ने रवां बरस जनवरी में मुआयना मुहिम के दौरान 6000 से ज़ायद के खिलाफ वर्जी करने वाले को गिरफ्तार किया। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात में विश्व वीज़े पर काम करना हमेशा से गैर कानूनी रहा है। अपने विश्व वीज़े के मियाद से ज़ायद UAE में काम ना करें, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के खात्मे के बाद से मुआयना ज़्यादा कसरत से हो गया है और सज़ाएँ सख्त हैं, जिसका नतीजा विश्व वीज़े पर काम करने वालों को पकड़े जाने पर मुल्क से बदर कर दिया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात हकाम की जानब से हाल ही में अपने कवानीन में तरमीम करके ये शर्त आयद की गई है कि सियाहती वीज़े पर मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले अफराद के लिए एयर टिकट, होटल्स, रिजर्वेशन और एक मखसूस रकम नकद या अपने बैंक अकाउंट्स में कन्फर्म होनी चाहिए। इस तरह के नए कवानीन और बढ़ते हुए मुआयने के साथ विजिट वीज़ों पर मुलाजमी से काम लेने वाली कंपनियों के लिए कारकुनों को नाजायज़ फ़ायदा उठाना मुश्किल हो गया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मरूफ तजरियानगार सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे आज हम अपने शो में वेलकम कहते हैं। इनसे आज मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानेंगे। और हम जी संधू साहब, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और चीन 1949 में, मगर माशी तौर पर पाकिस्तान पीछे क्यों है? ऐसा पहले तो मैं सब आवाज़ अंदलस न्यूज़ को ईद की एडवांस मुबारक देता हूँ। और पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में जी। चीन आज़ाद हुआ है 1949 में 49 में जी, 2 साल बाद। और चीन की उस वक़्त हालत मौजूदा पाकिस्तान से भी बदतर थी, बहुत मुआशी तौर पर पीछे था और लोग जो थे वो मंशियात का शिकार थे। लेकिन वहाँ पर मुहिब्बुल वतन हुक्मरान आए, उन्होंने अपने मुल्क को संवारने की कसम खाई। तो आज पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में खड़ा है और आज दुनिया में चाइना का जो एक नाम है मुआशी तौर पर वो इतना मजबूत है कि उसने पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड रोड बनाने का जो स्कीम दे दी है और उस पर वो करोड़ों डॉलर जो है ना वो खर्च कर रहा है अंधाधुंध। इसलिए और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो हम 1947 में थे, आज हम 2025 में उसके बराबर भी नहीं है। ना हमारी दौलत उसके बराबर है, ना हमारी कोई खारजा पॉलिसी है, ना हमारी कोई दाखिला पॉलिसी है और ना हमारे मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नाम की चीज़ है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, चाइना ने ये किया है कि पूरे चाइना के अंदर जब 1949 में वो आज़ाद हुए तो जो वहाँ का वज़ीर आज़म बने उनका नाम था चौ एन लाई। माओ ज़ेतुंग उनका रहनुमा था, चेयरमैन था। उन्होंने फ़ैसला किया चाइना के अंदर कोई हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। वज़ीर आज़म से लेकर नैब कासद तक सब लोग साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया और वो मसलसल 10 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम गाड़ी में बैठ सकते हैं। जब वो भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में इतनी जो उन्होंने हासिल की है, टेक्नोलॉजी इतनी मेहनत की है
कि आज चाइना की दुनिया के बेहतरीन जो कारीगर है वो चाइना के अंदर मौजूद है। चाइना की हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियाँ दी कि उन्होंने पूरी कौम को गर्म पानी पीने पर लगा दिया। कोई, हालांकि दुनिया में चाइना की फ्रिजें बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके मुल्क में कोई बंदा ठंडा पानी नहीं पीता। वो इस तरह मेहनत करते हैं कि वो कोई बंदा जो है वो ड्यूटी आवर में वो कोई बहाना बनाकर मजहबी या गैर मजहबी वो काम से नहीं कतराते। और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज अपनी मेहनत के बलबूते पर वो अमेरिका को आंखें निकाल रहे हैं और वो रशिया का मुकाबला साथी हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि जो हुक्मरान आते हैं उन्होंने नंबर एक तो वहाँ पर फ्यूडलिज्म था जब वो आज़ाद हुए, जो हमारे भी था, हमारे आज भी कायम है। उन्होंने वो तमाम फ्यूडलिज्म जो जागीरदारी निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया हुआ है और तमाम लोगों में जो ज़मीनें थी वो आम किसानों में तकसीम कर दी हैं। जितनी जितनी को काश्त करता है वो ज़मीन उसकी होती है जब जब तक काश्त करता रहता है। और जागीरदारी टूटने के बाद रूल ऑफ लॉ को उतनी अहमियत दी है कि कई मिनिस्टर, कई वज़ीर उन्होंने फांसी लगाए हैं जिन्होंने कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है कि हमारे मुल्क में कई कत्ल करने के बाद पैसे के ज़ोर पर लोग बाहर आ जाते हैं। हमारे मुल्क का कोई सियासतदान जो है वो इस बात का शिकार नहीं हुआ। वो अगर पकड़ा गया है तो दूसरे जो आया है उसकी जगह पर उसने उस अपनी लूटमार बचाने के लिए उसका गला घोट दिया, जैसे भुट्टो का गला घोट दिया गया था। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर वो पैदा ही नहीं हो सकी जो एक मुल्क के लिए एक मुहब्बे वतन आदमी के अंदर जो पैदा होती है कि सलाहियत कि वो अपने मुल्क के अवाम की बेहतरी चाहता है। यहाँ पर जो भी हुक्मरान बना है क़ायद आज़म के मरने के बाद और शहीद होने के बाद लियाकत अली खां के, वो उन्होंने अपनी दौलत में इजाफा किया है बेशुमार और इतनी दौलत कमाई है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई जर्नैल रहने के बाद पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। वो जाकर बैरूनी दुनिया में जजीरे ख़रीद लेते हैं। और हम हैं कि हम टैक्स दे, हम कर्ज़ा का सूद देने से तंग हैं और आवाम से इतना गैर ज़रूरी टैक्स लगा के हम छीन कर वो इकट्ठे कर रहे हैं कि आवाम का जीना दूभर हो गया है। आज आवाम की अक्सरियत जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे बोझ नहीं होंगे, हमें अपने हुक्मरानों को खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लूट मार करने वाले हैं या मुहब्बे वतन हैं। अच्छा सब्ज़ साहब, हम आपकी तरफ से और अपनी तमाम टीम की तरफ से आवाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। दिल की गहराइयों से आवाम हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं ईद के इस खुशी के मौका पर। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। पाकिस्तान से लोग विजिट वीज़े पर दुबई जाते हैं, वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से काम शुरू कर देते हैं, बल्कि भीख मांग कर मुल्क के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जी साहब, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में चूँकि खुद कोई रूल ऑफ लॉ की चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर से जो लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं जो वहाँ पर जाकर बाकायदा, जैसे यहाँ पर कंट्रैक्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कंट्रैक्ट ठेकेदार है बड़े बड़े जो मांगने वाले लोगों को, इसी तरह उन्होंने जाकर वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दी। आज उसका रिज़ल्ट ये है कि एक मुसलमान मुल्क है UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पर जाना आज पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को वीज़ा ही नहीं देना चाहते। अब हम आज भी UAE के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो वो इंडिया के लोगों की अपना वो फिलिपाइन के लोगों की है और
मुसलमानों को उन्होंने इसीलिए वीज़ा देने बंद कर दिए हुए हैं कि ये वहाँ पर जाकर गैर कानूनी धंधे करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। इसलिए हमारे लिए अब ये उन्होंने माली परेशानी बना दी है कि वीज़ा के लिए इतने पैसे चाहिए, इतनी रकम चाहिए। पहले हालांकि उन्होंने बहुत सहूलत दी थी पाकिस्तान के आवाम को मुसलमान समझकर। तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने मुल्क में तो नहीं कर सके, जो बाहर जाने वाले हैं उन पर ही रूल ऑफ लॉ लागू करे। मैं आवाम से भी कहता हूँ पाकिस्तान की से कि वो दुबई में जाकर या सऊदी अरब में जाकर या बैरून मुल्क जाकर कानून का एहतराम करें तो रह सकते हैं, वरना हमारा हाल इससे भी बुरा हो जाएगा और हमें कोई मुल्क जो है वो अपने मुल्क का वीज़ा देने से भी इनकार कर देगा। तो तमाम जो दुबई भागकर जाते हैं और ये धंधा जो करते हैं इस मुल्क के अंदर करते हैं, वही उधर शुरू कर देते हैं। उनसे मेरी अपील है कि ऐसा ना करें। आप अपने आने वाली नस्लों को मुश्किलात में डाल रहे हैं। उनके लिए ये हम क्या देकर जा रहे हैं अपनी नस्ल को। हमें एक डिसिप्लिन्ड कौम बनना चाहिए था, बदकिस्मती नहीं बन सके। अब भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क की बदनामी को अपनी बदनामी समझें। जी दानिशमंद जहाँ पर लिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी की कहानी ऐसी हो जिसको छुपाना ना पड़े लोगों को, बल्कि दिखाना पड़े। आज बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। अमेरिका में जामिया मुलाकातें हुई हैं। मामले खसूसी का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का दावा किया है। इस पर संधू साहब आपकी क्या राय है? जुबैर साहब, इस पर मैं तो क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आएगी। सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब दाखिली तौर पर हम मुस्तहकम सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने अवाम पर भरोसा करना पड़ेगा। अवाम का जो नुमाइंदा है उसको हुक्मरान बनाना पड़ेगा। हम अपनी मर्ज़ी से हम हुक्मरान नहीं बना सकते। वोट अवाम किसी को देते हैं, निकल किसी के आते हैं। इससे जो हुकूमत भी बनती है वो कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकती, कभी पायदार नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर कोई हमारी कोई बाहर से सरमायाकारी करे तो वो पहले देखते हैं, जिन्होंने सरमायाकारी करनी होती है वो रूल ऑफ लॉ के मतलब पहले देखते हैं। इसलिए रूल ऑफ लॉ के बगैर कुछ नहीं होना। और मैं कहता हूँ अलानिया कहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जितने पैसे हमारे लुटाए हैं बाहर के दौरों पर उतने लेकर नहीं आया आज तक। अच्छा जी, ये दावा है आपका? दावा। अच्छा, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के लिए वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन कर्ज़े की मंजूरी दे दी है। कर्ज़े की मंजूरी दी है $300 मिलियन। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो, हमने अपनी कौम को फ़कीर और मकरूज़ पैदा बना दिया है। अब हम कर्ज़ा लेकर भी खुश होते हैं। हालांकि कर्ज़ा जो होता है वो तो मुसीबत में लेना पड़ता है और देना वापस देना होता है। तो ये कर्ज़ा लेकर खुश हो रहे हैं कि भाई फ़लाँ मुल्क ने इतना कर्ज़ा दे दिया, फ़लाँ मुल्क ने इतना कर्ज़ा दे दिया है, और उस पर यशी करते हैं। यही बदकिस्मती है हमारे हुक्मरानों की कि वो कर्जे की मैशत को भी अपनी तरक्की समझते हैं। आज भी तमाम मैशतदान पीट रहे हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मुल्क में ज़राअत में कोई तरक्की नहीं हो रही, मुल्क में सनत में कोई तरक्की नहीं हुई, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क में कानून का जो इतलाक़ है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मुल्क के अंदर अदलिया का सिस्टम तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये मुल्क कैसे हम तरक्की कर सकेंगे जब तक हम रूल ऑफ लॉ को मुस्तहकम तरीके से लागू नहीं करेंगे। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। प्यारा पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जहाँ पर जो ज़राअत के हवाले से इसका निज़ाम बड़ा बेहतरीन था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीनों को सराब करने के लिए पानी हमारे पास उतना मुयस्सर नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन हमारी ज़री ज़मीनें पर इस वक्त धड़ाधड़ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं जो लम्हा फ़िक्रिया है, जिनके पास जो गैस है वो भी गैर कानूनी तरीके से मिली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी गैर कानूनी तरीके से मिली हुई है। तो उसके अलावा जो हमारी ज़राअत है उसको बदहाली का शिकार किया जा रहा है।
अगर इसके अहम फैसले ना किए गए तो ये आने वाली वक्त में और नस्लों के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त पैदा कर देगा। इसी तरह हमारा सफदर सैयद साहब से दूसरी सवाल पे राय लेते हैं। मुल्क में महंगाई कैसे कम की जा सकती है, मुश्किल इसका हल क्या है आपकी नज़र में जी? ये सब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक आवाम के जो मफाद आता है उनको सामने नहीं रखा जाता। नंबर एक रुकावट हमारे मुल्क की तरक्की में फ्यूडलिज़म है। हमारा ये शुमाली जो पंजाब है और पूरा इंटीरियर सिंध जो है, वहाँ पर जो फ्यूडलिज़म का सिस्टम है, एक ही ख़ानदान हज़ारों एकड़ राजी के मालक हैं, बाकी उनकी रायें हैं। उस वक्त तक इस जमहूरी दौर में इसी तरह इसको रखना जो है, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आज अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो मुल्क से फ्यूडलिज़म को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे बांग्लादेश ने ख़त्म किया, जैसे इंडिया ने ख़त्म किया। हमको भी फ्यूडलिज़म से जान से डाल लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में फ्यूडलिज़म ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हम बैठे हैं कि हम जागीरदार हैं, वो बाकी हमारी राय है। ये एक जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है और कभी भी रूल ऑफ लॉ भी लागू नहीं कर सकते इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक मालिक होता है, बाकी सब उसके महकूम होते हैं। तो महकूम जो है वो क्या कर लेंगे अपने मालिक के ख़िलाफ़। इसलिए ये फ्यूडलिज़म को तोड़ना जो है ना वो ज़रूरी है। और आवाम को भी जो आदत हमने बना दी है, आवाम को खुद ही सोचना पड़ेगा। ये तो चाहते हैं कि हम बेनज़री कम सपोर्ट का प्रोग्राम दे दे, हम माह रमज़ान में 10,000 रुपया दे कर कहें हम आवाम की जो, और लाइनों में एक मील लंबी लाइन मैंने देखी है। कई ख़वातीन बेचारी वह गर्मी की वजह से धूप में बैठ कर वहीं पर बेहोश होती देखी हैं। लेकिन मैं ये आवाम से कहता हूँ कि ये फ़कीरों वाला तरीक़ाकार बंद करो, अपनी मेहनत पर जो करो। और हुक्मरानों से भी ये कहता हूँ कि ये जो आपने पैसे देने का ज़रिया बना दिया है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा खराती साबित करने के लिए, ये बंद करो। और लोगों को रोज़गार देने के लिए उनको कोई 1000 दो, कोई तरबियत दो, उसके मुताबिक वो मेहनत करें और अपनी कमा के आप कहें मुल्क भी तरक्की करे, ज़राअत भी तरक्की करे, सनत भी तरक्की करे और बेरोज़गारी ख़त्म हो। इस तरफ हमारे हुक्मरानों की तवज्जो ही नहीं है। हमारे देखें ना, ये करीबी मुल्क है चाइना, वहाँ पे हर आदमी जो है वो जहाज़ समझकर अपना उसको जो 8 घंटे है वो ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद आकर फिर वो अगला निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा ने दिल खोल कर अवाम में पैसे तकसीम किए हैं। क्या हुकूमत को अवामी मफाद की खातिर पैसे देने चाहिए या फिर रोज़गार हमारी आवाम को देना चाहिए? हमारी आवाम जो है मुफ्त के माल पर आदी हो चुकी है। अगर आवाम जलील होने के बजाय इनकार कर दे तो बेहतर है। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय बड़ी क्लियर है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी आवाम को अकल करनी चाहिए, इनकार करना चाहिए ऐसे पैसे लेने से। और हुक्मरानों से भी ये अपील है कि खुदा रहा कौम को फ़कीर बनाने की बजाय कौम को कारीगर बनाओ, कौम को पढ़े लिखे बनाओ, उनकी तालीम का बंदोबस्त करो, उनको रोज़गार मुहैया करो। इस तरह जो आप करते हैं कि हमने 10 लाख रुपया जो है 12 करोड़ में तकसीम कर दिया है, वो 10 लाख का 12 करोड़ में जो है सब क्या बंद है? तो वो बाकी जो हमारे दुश्मन है सब पाकिस्तानी हैं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ किसी को पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए और ना हमको लेना चाहिए। हम सबको मेहनत के लिए, अपने के लिए उनको रोज़गार जो है मांगना चाहिए हुकूमत से, और हुकूमत को हमें देना चाहिए रोज़गार। आखिर पे आज हम, क्योंकि आज ईद का मौका है, ईद उल फितर के मौके पर आवाम को आपका क्या पैगाम है सदर साहब? ईद उल फितर के इस मौके पर मैं अपनी आवाम से यही अपील, मीठी बात करनी, मीठी बात। हाँ, यही अपील करता हूँ कि जैसे आप मीठी
सेवियां खाते हैं जी, ईद उल जी। फितर पे, जी। वैसे ही लोगों के साथ एक दूसरे के साथ अपना रवैया भी मीठा करें और अपने तबके की पहचान करने की कोशिश करें। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, भाई भाई से लड़ता रहता है, भाभी नंद से लड़ती रहती है, सास बहू से लड़ती रहती है, और हुक्मरान हम पर हुकूमत कर रहे हैं, वो अब कतन नहीं लड़ते हैं। ये आप देख लें कि तमाम सरमायादार एक है, उनका कोई बरादरीज़म नहीं है। एक तो आपको इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, बरादरीज़म से भी निकल जाना चाहिए, और ये फ़िरका परस्ती है इससे भी निकल जाना चाहिए। क्योंकि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब एक हमारे दानश्वर हुए हैं, वो तो अलानिया कह गए हैं कि फ़िरक़ों में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में फ़िरके नहीं हैं। हमें तमाम फ़िरका परस्ती छोड़ के एक कौम बनना चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए। जी नाजरीन, ईद उल फितर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर पे भी हमारे संधू साहब ने जिस तरह आपको पैगाम दिया है कि दिल में किसी किस्म की जो खराश है वो नहीं रखनी चाहिए, इस ईद पे जो आपको गम गुस्सा है वो भूल जाना चाहिए। आप एक तहम्मुल का घर में रहते हुए एक मज़ारा करें जिसके साथ खुशियाँ दुबाला हो सके। इसके साथ ही हम अपने मरूफ तजिया नगार सफदर हुसैन संधू एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।